प्रश्नोत्तर तो आप लोग पीडीएफ से लिख लेंगे और उसको लिख करके पढ़ लीजिएगा अच्छे से। फिर भी हम थोड़े से कुछ कुछ आपको गाइड कर रहे हैं, बता रहे हैं। जैसे किस प्रकार की सेना को चतुरंगिनी सेना कहा गया है, तो यहाँ पर चारों प्रकार की जो सेनाएं हैं, अश्व सेना, गज सेना और पैदल सेना और रथ सेना, इनको चतुरंगिनी सेना कहा गया है। अश्व मतलब घोड़ा, गज मतलब हाथी और रथ का मतलब आप सभी को मालूम है, पैदल का भी मालूम है। युद्ध के समय किसकी आवाज़ दूर दूर से सुनाई पड़ती थी? युद्ध के समय नगाड़ों की आवाज़ दूर दूर से सुनाई पड़ती थी। शत्रु सैनिक किसकी आड़ लेकर शस्त्र चला रहे थे? मोर्चा बंदी की आड़ लेकर के। कौन कौन से शस्त्र शत्रु सैनिक चला रहे थे, ये आपको अभी देखा आपने कि तलवार, बंदूक, कोकबान, इस तरह के धनुष बाण, इस तरह के शस्त्र चला रहे थे। कवि ने शेषनाग और उसकी संगिनी किसे कहा है? यहाँ पर ये वाला प्रश्न अक्सर बोर्ड में पूछा जाता है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। कवि ने शेषनाग जो है वो महाराजा छत्रसाल की भुजा यानी हाथ को कहा है और उसकी संगिनी मतलब तलवार को कहा है। कवि ने किन किन राजाओं के शौर्य का वर्णन किया है? अभी हमने शुरू में ही पढ़ लिया है कि कवि ने दो महाराजाओं के शौर्य का वर्णन किया है। एक है महाराजा शिवाजी और दूसरे हैं महाराजा छत्रसाल। अब शिवाजी के युद्ध अभियान का वर्णन कीजिए, तो किस प्रकार से वो युद्ध के लिए प्रस्थान करते हैं, पहला भावार्थ जो अपन ने पढ़ा है उसके बारे में पूरा वर्णन करना है। शिवाजी की सेना ने किस प्रकार शत्रुओं पर आक्रमण किया, तो ये हमें दूसरा जो भावार्थ पढ़ा है उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो आप आंसर दे सकते हैं। तीसरा है छत्रसाल की तलवार को प्रलयकालीन सूर्य के समान क्यों कहा गया है? तो छत्रसाल की तलवार को प्रलयकालीन सूर्य के समान इसलिए कहा गया है कि जिस प्रकार से सूर्य में प्रलय उत्पन्न करने की क्षमता होती है, सब कुछ भस्म करने की क्षमता होती है, उसी प्रकार से महाराजा छत्रसाल की तलवार में भी अपने शत्रु पक्ष के सैनिकों को नुकसान पहुंचाने की, हानि पर पहुंचाने की क्षमता होती है, सब कुछ भस्म कर देने की क्षमता होती है। कालिका से किलक कलेव देत काल को का भाव स्पष्ट कीजिए। कालिका काली माँ को कहा है, किलक मतलब हंसते हुए, कलेव मतलब प्रातःकालीन नाश्ता, देत मतलब देना। तो इस तरह से आप इसको पूरा अच्छे से भावार्थ की लाइन में अगर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब इसके बाद कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि जिनका उच्चारण एक जैसा होता है पर उनका अर्थ अलग अलग होता है। जैसे तरणी और तरणी, एक में छोटी की मात्रा लगी है और एक में बड़ी की मात्रा लगी है। यहाँ पर दोनों का मतलब अलग अलग निकलता है। एक का मतलब हो जाता है नदी और एक का मतलब होता है नाव। तो आप इसको थोड़ा सा देखिएगा। इसके बाद बुक में पीछे दिया गया है, आप लोग वहाँ से ज़रूर पढ़िए। जाति, जाति मतलब छोटी की मात्रा जब लगी है तो ये जाति समाज वाली बात हो जाती है, और जब बड़ी की मात्रा लगी है तब में तो यहाँ पर जाना, ऐसे इसका वाक्य आपको बताना है। कांति, कांति का मतलब चमक और क्रांति का मतलब जो होता है वो आंदोलन। अगम मतलब कठिन और आगम का मतलब जो होता है वो भविष्य हुई होता है, और अलग अलग एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं। आप इसको शब्दार्थ वगैरह में थोड़ा देखिए, आप लोगों को बहुत अच्छे से पीछे भी पेज में दिए गए हैं, लास्ट में व्याकरण पोर्शन में, वहाँ भी देखिएगा। अब इसके बाद समास विग्रह कर उनके नाम लिखिए, आपको उसमें पीडीएफ में सब मिल जाएगा। किस तरह से किसका समास किसे कहते हैं, समास का विग्रह कैसे होता है, समास को पहचानते कैसे हैं, ये भी आप थोड़ा सा देखेंगे। अब यहाँ पर जो कुछ शब्द दिए गए हैं जिनको हम बोलते हैं अनेकार्थी शब्द, शब्द तो एक ही है पर उसके अर्थ अलग अलग निकल रहे हैं। अब जैसे देखिए भूषण, भूषण नाम भी है, आभूषण को भी भूषण कहते हैं। काल, काल का मतलब जो होता है समय, और काल का मतलब जो होता है यमराज को भी बोलते हैं काल। इसी तरह से दल मतलब समूह,
और दल मतलब उसका किसी चीज़ का जो गुदा होता है उसको भी दल कहते हैं। जैसे कि कोई सब्जी है, फल है, उसमें जो उसका प्रमुख भाग होता है वो कितना कम और कितना ज़्यादा है, तो वो उसको भी दल कहते हैं कि इसका तो दल बहुत अच्छा है, इसका दल अच्छा नहीं है, मतलब इसमें इसकी मात्रा बहुत अच्छी है और इसमें नहीं है। और ये जैसे अपने गुलाब की पंखुड़ियाँ होती हैं तो उनको भी, गुलाब के पंखुड़ियों को भी हम दल कह सकते हैं। इस तरह से अलग अलग उसके मतलब निकलते हैं। मीन, मीन जो होती है मछली को कहते हैं। और जो हमारी राशियाँ होती हैं उन राशियों में से भी एक राशि का नाम मीन है। पर का मतलब पंख भी होता है, पर का मतलब परंतु भी होता है। अर्क, अर्क सूर्य देवता को भी कहते हैं और अर्क का मतलब निचोड़ भी होता है, रस भी होता है। तो इस तरह से एक शब्द के अनेकों अर्थ होते हैं और अगर आप उसमें मोबाइल वगैरह में सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे अर्थ इसके शब्दों के मिल जाएंगे, तो आप उसके हिसाब से इनका वाक्य बना सकते हैं। अब इसके बाद है कि अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध कीजिए। आपसे मेरी केवल मात्र, अब इसमें जैसे केवल और मात्र दोनों का मतलब एक ही निकल रहा है। इतनी अपेक्षा है कि आप समय पर कार्यक्रम में पधारें, तो अब यहाँ पर क्या दोनों शब्द लिखना जरूरी है? नहीं, यहाँ पर दोनों शब्द लिखना जरूरी नहीं है। आपसे मेरी मात्र इतनी अपेक्षा है कि आप समय पर कार्यक्रम में पधारें। आपका और भवदीय दोनों का मतलब एक ही होता है, चाहे हम आपका लिखें चाहे भवदीय लिखें। शीला के मस्तक में भारी सिर दर्द, मस्तक और सिर दोनों का मतलब एक हो रहा है, तो हम या तो मस्तक लिखें या सिर लिखें। हमारे देश में गुलामी की दास्ता कई शताब्दियों तक छाई रही। गुलामी और दास्ता, यहाँ पर दोनों का एक ही मतलब है, दोनों शब्दों को लिखना ज़रूरी नहीं है, इससे गलत हो जाता है अपना। तो यहाँ पर दो में से किसी एक शब्द का ही इस्तेमाल करेंगे। आप सादर पूर्वक आमंत्रित हैं, आप सादर आमंत्रित हैं मतलब आदर के साथ। तो ऐसे हम आपको इसका PDF तो भेजेंगे ही, आप उसमें से देख करके सब लिख लीजिएगा और अच्छे से याद कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। ठीक है।